गुड मॉर्निंग बच्चों। इस बार वीडियो डालने में थोड़ा विलम्ब हो गया फेस्टिवल वगैरह के कारण, उसके लिए सॉरी। तो चलिए आज देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोग 11th क्लास के फिजिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था और फिजिक्स के बारे में बताए थे, व्हाट इज़ फिजिक्स और फिजिकल क्वांटिटी, और बता रहे थे कि फिजिकल क्वांटिटी जो होता है इसको हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फिजिक्स बोलते हैं। यानी एक फिजिक्स अगर बिल्डिंग है तो फिजिकल क्वांटिटी उसका क्या है, ब्लॉक है, ईंट है, ठीक है। और यानी फिजिकल क्वांटिटी जो होता है एक तरह से कहिए कि सबसे छोटा यूनिट होता है फिजिक्स का। अब समझ सकते हैं कि जब फिजिक्स बिल्डिंग है और ईंट उसका फिजिकल क्वांटिटी है, यानी किसी भी फिजिक्स में कोई भी चीज़ जानना चाहते हैं तो सबसे बेहतर ढंग से पहले फिजिकल क्वांटिटी को समझना होगा, क्योंकि फिजिक्स का हर लॉ फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में ही एक्सप्रेस्ड होता है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, जिसको हम लोग मेज़र कर लेते हैं, ठीक है। तो आज देखेंगे। तो पहले टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें दो टाइप हो जाएगा। इसमें कितना टाइप हो जाएगा, दो टाइप हो जाएगा। पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा हो जाएगा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कह सकते हैं कि जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में नहीं डिफाइन किया गया हो उसको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। जैसे फंडामेंटल में आ जाएगा लेंथ, आ जाएगा मास, आ जाएगा टाइम, आ जाएगा टेम्परेचर, आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, आ जाएगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में ये सब आ जाएगा। और है ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो ये हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। यानी ये सबसे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होता है, या किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। अब डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, वह क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी पर, फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा और एक्सेलरेशन हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। अब एक फिजिकल क्वांटिटी को हम कंप्लीटली कैसे स्पेसिफाइड कर सकते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी इज completely specified if it has क्या क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली, न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली। यानी कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसका केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। जैसे आप कोई भी रेशियो ले लें, रेशियो ले लें एग्जाम्पल के लिए। जैसे मान लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे इसको म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं म्यू अगर वाटर का ले लें तो हो जाता है 4/3। अगर म्यू इसको वाटर, अगर म्यू ग्लास का ले लें तो ये हो जाता है 3/2। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। तो एक तरह का ये भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कंप्लीट हम स्पेसिफाइड केवल न्यूमेरिकल वैल्यू से कह सकते हैं। और दूसरा मैग्नीट्यूड ओनली। कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिसको केवल मैग्नीट्यूड से हम दिखा सकते हैं। इसमें आ जाएगा स्केलर, सारे स्केलर, जैसे आ गया डिस्टेंस, आ गया स्पीड, आ गया वर्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम लोग आगे के चैप्टर में देखेंगे स्केलर एंड वेक्टर में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तीसरा में आ गया मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो इसमें वेक्टर, सारे वेक्टर क्वांटिटी आ जाएंगे। जैसे कुछ के एग्जांपल देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो यहाँ देखें कि एक फिजिकल क्वांटिटी को कम्प्लीटली स्पेसिफाइड कर सकते हैं, स्पेसिफाइड, अगर वो न्यूमेरिकल वैल्यू केवल रखता हो, जैसे सारे रेशियो, जो भी फिजिकल क्वांटिटी रेशियो से डिफाइंड होता है उसका केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, उसका कोई यूनिट नहीं होता है। जैसे रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बाद मैग्नीट्यूड ओनली, जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, जैसे डिस्टेंस, स्पीड, इसमें सारे स्केलर क्वांटिटीज आ जाएंगे। और एक होता है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखता है, जिसमें सारे वेक्टर क्वांटिटीज आ जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया, तो ये सारे थे। तो अब हम लोग देखेंगे मैग्नीट्यूड। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जैसे देखिए, अगर मैं पूछूं कि आपका लेंथ कितना है, तो जैसे आप बता रहे हैं 5 फीट, तो देखिए इसमें दो चीज़ बोलते हैं, एक तो नंबर बोलते हैं और दूसरा आप यूनिट बोलते हैं। अगर मैं पूछूं कि इस मार्कर का वजन कितना है, इसका मार्कर का मास कितना है, तो चलिए आप बता रहे हैं कि 50 ग्राम, तो देखिए यहाँ भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आता है और ये यूनिट आता है। यानी मैग्नीट्यूड, इसी को कहते हैं मैग्नीट्यूड, यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड में क्या क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। तो हम लोग इसको लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बराबर क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। चलिए इसको मैं P से डिनोट कर दे रहा हूँ, तो NU, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ रड, मान लेते हैं कि यह है 10 मीटर, तो यहाँ 10 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर क्या हो गया, यूनिट। तो हियर
हियर 10 मीटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, किसका? बहुत सा बच्चा बोल देता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रॉड, लेकिन ये रॉड का मैग्नीट्यूड नहीं है, क्योंकि रॉड एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो ये 10 मीटर किसका मैग्नीट्यूड है? लेंथ का, ठीक है, लेंथ ऑफ रॉड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 10 मीटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ ऑफ रॉड लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब देखिए अब अगर मान लेते हैं कि मैं लिखूं कि एक रॉड का लेंथ है 1 मीटर, तब तो इसको मैं 100 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूं, ठीक है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ मैं यूनिट चेंज कर दिया, यहाँ यूनिट मीटर है और यहाँ यूनिट सेंटीमीटर है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया? चेंज हो गया, है कि नहीं। लेकिन 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर ये तो दोनों बराबर ही है, ठीक है कि नहीं, दोनों बराबर ही हैं। यानी कहने का मतलब कि एन यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है। देखिए यहाँ एन यू 1 है, यहाँ एन यू 100 सेंटीमीटर है, लेकिन ये दोनों क्या है? बराबर है। इसका मतलब कि एन यू जो होता है ये कांस्टेंट होता है। इसको अब ऐसे लिख सकते हैं कि P इक्वल टू एन यू, और हियर एन यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तब तो एन यू को के लिख दें तो एन बराबर क्या हो जाएगा? के बाई यू। यानी इस तरह से लिख सकते हैं कि एन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, ठीक है। यानी इफ, तब तो कहेंगे इफ यू इंक्रीजेज एन क्या हो जाएगा? डिक्रीजेज। चलिए यहाँ एंड वाइस वर्सा लिख दे रहे हैं, ठीक है, कि अगर यू को डिक्रीज कर दें तो एन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको एग्जाम्पल तौर पर समझ लेते हैं, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस पर भी क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, जो हम लोग देखेंगे थोड़ा एग्जाम्पल कुछ। अब देखिए यहाँ कि चलिए इसको इस तरह से एग्जाम्पल तौर पर समझिए। मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ रॉड बराबर है 1 मीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ मीटर ये क्या है? यूनिट है। चलिए U1 लिख दे रहे हैं, ये यूनिट को U2 लिख दे रहे हैं। मीटर यूनिट से सेंटीमीटर यूनिट क्या है? छोटा है। तो देखिए जब मीटर को यहाँ से जब हम छोटा कर दिए तो देखिए इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गया। यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है और यहाँ 100 है। यानी जब ही यूनिट छोटा किए तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया। यहाँ था ना कि यूनिट को अगर छोटा करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगा, अगर यूनिट को बड़ा करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू घट जाएगा। यानी अगर ये सेंटीमीटर है और यहाँ आ जाइए मीटर, तो मीटर बड़ा यूनिट है तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया? छोटा हो गया। यानी जब ही यूनिट को बड़ा करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हो जाएगा, और यूनिट को छोटा करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो जाएगा। अब देखिए, अब नाउ एन यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। चलिए मैं के लिख देता हूँ। तब वी कैन राइट N1 U1 इक्वल टू N2 U2, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। तो जहाँ वेयर N1 क्या है? अच्छा मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ,
N1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम 1, और E1 क्या है, N2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम 2। E1 क्या है, यूनिट इन सिस्टम 1, U2 क्या है, यूनिट इन सिस्टम 2। चलिए मैं इसको एक इक्वेशन दे रहा हूँ। E1 दे रहा हूँ। तो ये यूनिट कन्वर्ट में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसको भी इसी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि ये कैसे हुआ। ऐसे ये एक रूल ही है कि अगर कोई दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए तो इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए, जैसे इसी एग्जाम्पल को मैं ले रहा हूँ। एग्जाम्पल कि जैसे लेंथ ऑफ रड इक्वल टू मान लेते हैं कि 1 मीटर है, तो 1 मीटर को मैं लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर को मैं लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर। तो ये 1 हो गया क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू। चलिए मैं N1 लिख दिया, इस यूनिट को U1 लिख दिया, यहाँ N2 और यहाँ U2। तो यहाँ से देखिए कि N1 U1 बराबर क्या हो गया, N2 U2। एग्जाम्पल से भी आप समझ लिए, वही बात है, ऐसा नहीं है। अब देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, N1 U1 बराबर N2 U2 बराबर N3 N3, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, N1 U1 मतलब और कोई स्केल ले लें तो N3 U3 N4 U4, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक ना। जैसे जैसे अब मान लेते हैं कि यहाँ से मीटर किए सेंटीमीटर, फिर कर दिए डेसीमीटर, फिर कर दिए मिलीमीटर, तो सब क्या होगा, वो न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट चेंज होते जाएगा, लेकिन ये प्रोडक्ट जो है हमेशा सेम ही रहेगा। तो ये था मैग्नीट्यूड फिजिकल क्वांटिटी का। अब इस पर देखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ कि मान लेते हैं देखिए, जैसे अब इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि इफ यूनिट ऑफ लेंथ इज डबल्ड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम विल बी, क्या होगा। तो इसको ऐसे बना सकते हैं, एन यू इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, यानी एन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। अब देखिए यूनिट लेंथ लेंथ के यूनिट को क्या कर दिए, डबल्ड कर दिए, 2 कर दिए। तो अब वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एल क्यू होता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब यहाँ लिख देते रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी, तो एल क्यू हो जाता है। तो यहाँ अगर 2 हम रख दें तो 2 के पावर क्यू, यानी क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे, 2 के पावर क्यू तो क्या हो जाएगा 8, 1/8, यानी लिख सकते हैं इसको 1/8, क्या लिख सकते हैं, EIGH 1/8, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो ये था फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड के बारे में इस तरह से क्वेश्चन हम लोग लास्ट जब हो जाएगा तो इस पर और भी प्रॉब्लम बना के देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।